पुलिस तो शहजादी है हमारी, उसकी वजह यह है कि बड़ा क्राइम कंट्रोल करने में मदद भी पुलिस ही देती है। पुलिस को खत्म तो नहीं हम कर सकते। मैं अगर उस दिन ना बोलता तो इन्होंने कहना था जी सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। उस पुलिस वैन के अंदर रहते हुए मेरा बोलना इसलिए जरूरी था कि इन्होंने मैं दस सका मियां अब्दुल मतीन को तुसी चुप नहीं करा सकते। मियां अब्दुल मतीन ने थाने में आकर वीडियो बनाई है, इसका ये अमल काबिल मुआखजा है। इसके अंदर दहशतगर्दी कहां से आ गई? हो सकता है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। तो आज के दौर का जो रियल हीरो है ना वो वकील है। तो आपने इस प्रोफेशन के अंदर आना है तो आपका जो दिल गुर्दा है आपके मुंह से बड़ा होना चाहिए। अब कई लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि अब्दुल मतीन भाई आप अब थानों में नहीं जाते। वो कहता सर रहन दो ताड़ी मेहरबानी, मैं अल्लाह ले कितना ना वीडियो बनाओ। अच्छा बंदा ऐसा है, और जो गंदा बंदा है वीडियो बनवाने के लिए तो गंदा बंदा भी तैयार नहीं होता, लेकिन उनकी आप बना लेते हैं। उनकी तो फिर डंके की चोट पे बनानी है ना हमने। दकियानूसी किस्म का कल्चर चल रहा है जो आज से 1000 साल पहले था, जब कैमरे नहीं थे, जब फोरेंसिक लेबोरेटरीज नहीं थी, जब पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ आबादी है तो 22 करोड़ की 22 करोड़ आबादी को कानून का पता होना है। तब से इरादा किया कि कुछ ऐसा करना है कि लोग कहें कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा आज हम भी साहब आवाज हो गए। अभी मेरी एक रिट आ रही है, इंशाल्लाह आईजी पंजाब साहब शायद ये सुन रहे हो, अब्दुल मतीन बनाम आईजी पंजाब, एक बड़ी जबरदस्त रिट होने जा रही है। आप अब्दुल मतीन को चुप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, लेकिन रोजे महशर ये जो करामन कातबीन है ना ये चुप नहीं होने। भाई वकीलों ने अपनी इज्जत बनाई है। इस पूरे 2 साल 3 साल के फस्तायत के निजाम के अंदर वकला ने अपनी इज्जत बनाई है, उस काले कोट की इज्जत बहाल की है। हम जहां से गुजरते हैं लोग इज्जत देते हैं। आपने खुद ही बता दिया, हमें पता है कि कौन कौन बॉर्डर से स्मगलिंग करता है। अगर आपको पता है तो फिर आपसे तो बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है ना। नाज़रीन देखें कि अब्दुल मतीन साहब हैं और पुलिस के अच्छे ऑफिसर्स की तारीफ कर रहे हैं और दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ पाकिस्तानियों। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान वकील मौजूद हैं जिन्होंने वकालत के शोबा को अपनाया, और ना सिर्फ ये कि अपनाया बल्कि ऐसा अपनाया कि दुनिया इन पर रश्क करती है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे और इनके नॉलेज में से चंद मोती आपके नाम करेंगे। चैनल 1 to 1 की आज की नशरियात पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पर है और मौजूदा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर जो परेशानियाँ लोगों को, आम पाकिस्तानियों को पेश आती हैं उनके हवाले से हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा है। कई लोग नहीं जानते मैं आपसे तालीम भी हासिल कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक लिहाज से तो आप हमारे उस्ताद भी हैं। दूसरी तरफ आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये मेरा इंटरव्यू तकरीबन 2 महीने बाद पहला इंटरव्यू है। वजह उसकी टेक्निकल ये है कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन था, कई पर्चे थे, इस्तगासे थे, वर्किंग थी, वर्कलोड इस कदर ज़्यादा था कि 1 महीना जेल में रहा हूँ तो मेरे कई केसेस मुतासर हुए जिनको मैंने फिर ठीक किया, वो सारी चीज़ों को सेटल डाउन किया। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खुशी है कि आप इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं सर। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान के जो अदालती सिस्टम है उसमें कौन सी ऐसी पेचीदगियां हैं, कौन सी ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से लोगों को सारी ज़िंदगी गुजरने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल पाता? अदालती निज़ाम के अंदर इंसाफ न मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो केस अदालत के अंदर आया है उसमें नाइंसाफी किसी अदारे ने की है। यानी किसी थाने के अंदर कुछ काम खराब हुआ तो वो बंदा कोर्ट में आ गया, किसी पटवार दफ्तर के अंदर कुछ काम खराब हुआ वो बंदा कोर्ट में आ गया, हस्पताल में नुकसान हुआ या वापडा ने ज्यादा बिजली का बिल डाल दिया, ये सारे मामलात को लेकर ही बंदा कोर्ट में आता है। तो सबसे बड़ा मसला पहले अदारों का है कि जहां पर अगर इंसाफ बंदे को मिल जाता तो शायद वो कभी कोर्ट का रुख करता ही ना। अब चूंकि अदारे इस कदर करप्ट हैं कि केसेस इस कदर ज्यादा हैं कि वो बर्डन इतना ज्यादा अदालतों के ऊपर आ गया है कि वो इंसाफ या तो मिलता ही नहीं, और अगर मिले भी तो इतनी देर बाद मिलता है कि जिसने लेना था वो तो मर चुका होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है वो पूरी दुनिया में 136वें नंबर पे है। इलाज इसका क्या है? इलाज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कानून हमारे बड़े जबरदस्त हैं, जहां पर सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल रूल्स हैं, हाई कोर्ट के रूल्स हैं, वहां पर लिख दिया गया कि 6 महीने के अंदर आप एक एक मुकदमे का फैसला करें। एक क्रिमिनल ट्रायल है उसका फैसला 6 महीने में होना चाहिए, जबकि वो फैसला 6-6 सालों में भी नहीं होता। बर्डन बहुत ज्यादा है। यहां पर 2 काम करने की जरूरत है। पहले नंबर पे तो जजेस को चाहिए कि मैकेनिकल ऑर्डर पास ना करें।
देखें कि अगर नाइंसाफी हुई है तो जिसने नाइंसाफी की है पहले तो उसको डंडा दिया जाए ना। जब नाइंसाफी करने वाले को डंडा देंगे ना तो शायद मजीद बंदों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, शायद मजीद केसेस नहीं बनेंगे, शायद बर्डन कम हो जाएगा, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, इंसाफ के निज़ाम के ऊपर यकीन बहाल हो जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुराद ये है कि जहां पर आज जदीद दुनिया के अंदर कैमरास मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल हैं, सीडीआर निकल सकती है, फोरेंसिक लेबॉरेटरीज के जरिए टेस्ट हो सकते हैं, वहां पर उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए फौरी डिसीजन हो सकता है। जहां पर एक नजर आ रहा है कि कातिल ने मकतूल का कत्ल कर दिया, पूरी वीडियो उसकी नजर आ रही है, उसके बावजूद हम 6-6 साल उसका ट्रायल चलाएं जी, शहादतें हो रही हैं, मदई आ रहा है, आईओ आ रहा है, बाकी गवाहान आ रहे हैं, वो ज्यादती है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि जो ईरान के बॉर्डर से स्मगलिंग होती है और जो तेल स्मगल होता है, हम जानते हैं कि कौन कौन है जो लोग तेल स्मगल करते हैं। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लॉ क्या कहता है, इस स्मगलिंग को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों पर है, और ये स्मगलिंग अगर हो रही है तो इसको रोकना किस अदारे की जिम्मेदारी है, और इसके अंदर किस किस अदारे की नाअहली शामिल है? बड़ा सिंपल है सर, आप जब आए हैं आप मेरे लिए बड़े काबिल मोहतरम हैं, आप मेरे टीचर भी रहे हैं। मेरा गनमैन बाहर गन लेकर खड़ा था, उसने आते ही आपको रोक लिया, उसने कहा इधर बैठे। अब उसको नहीं पता था क्या ताल्लुक है आपका मेरा, लेकिन उसने अपना प्रोसीजर कंप्लीट किया। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप अंदर आते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास कोई पिस्टल है या आप कोई मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं या मुझे नुकसान पहुंच जाता है, तो फिर मेरा गनमैन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि मुझे पता है कौन कौन यहां गन लाता है, तो सबसे पहले तो उसको जूती मारनी चाहिए ना कि तुम्हें पता तो उसको कंट्रोल करो, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तो आपका कंट्रोल है ना, बॉर्डर के ऊपर पुलिस का कंट्रोल नहीं है। बशर राजा दिली कहकर जलीलो खार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो फूल बेकार होता है। आपने खुद ही बता दिया, हमें पता है कि कौन कौन बॉर्डर से स्मगलिंग करता है। अगर आपको पता है तो फिर आपसे तो बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है ना। पुलिस से आप बहुत नाराज रहते हैं, उसकी कोई खास वजह है? क्या वजह है कि कौन सी ऐसी मतलब कौन सा सदमा है, कौन सी पेन है, कौन सी तकलीफ है जो आपको पुलिस के डिपार्टमेंट को देखकर होती है? और पुलिस के डिपार्टमेंट में बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मोराल भी फिर इस तरह से डाउन होता है। उनका ये कहना है कि आप जो वीडियोस बनाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में बनाकर उनके थानों की, पुलिस स्टेशंस की पब्लिक करते हैं, उससे पुलिस के एक तो ये कि मोराल को आप डाउन करते हैं, दूसरा ये कि सरकारी काम में ये मुदाखलत है। इसके ऊपर आप क्या राय देना चाहेंगे अपनी? बड़ी 5-6 चीजें इकट्ठी मिल गई हैं, मैं चाहूंगा इसका कोई छोटा सा डिटेल में आंसर दे दूं। पहले नंबर पे तो मैं चाहूंगा सवाल की करेक्शन हो जाए। मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, ना डिपार्टमेंट के खिलाफ हूं, मैं कदर करता हूं डिपार्टमेंट की। मैं खिलाफ हूं जो हराम खाते हैं, जो लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं, जो लोगों को इलीगल डिटेंशन में रखते हैं, झूठे पर्चे देते हैं, जिसका पर्चा बनता है उसका देते नहीं है। मैं खिलाफ उनके काम करता हूं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, सुस्ती करते हैं, या अगर काम करें तो गलत करते हैं। मेरी कार्रवाइयां उनके ऊपर होती हैं। अब मामला यह है कि कार्य सरकार में मुदाखलत कैसे बनती है। अगर तो आप कोई नेक काम कर रहे हैं तो आप पब्लिक ऑफिशियल हैं, आप पब्लिक कैपेसिटी के अंदर वो काम कर रहे हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो थाना कोई प्राइवेट जगह तो नहीं है जहां पर आम बंदा ना जा सके। थाना तो वो जगह है जहां पर आम बंदे की रसाई है, वो एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक जा सकती है। तो अगर पब्लिक जा सकती है, पब्लिक वैसे जाके देख सकती है, तो अगर पब्लिक वीडियो के जरिए देख ले तो कौन सी कार्य सरकार में मुदाखलत होगी। दूसरे नंबर पे, क्या मैंने उनका कलम पकड़ा है या मैंने कहा कि जी इस बंदे को छोड़ दें, या मैंने कोई हथकड़ी छीन ली है, कोई बंदा छीन के भाग गया हूं, जो कार्य सरकार में मुदाखलत है। तो अगर आपके काले काम मैं दिखा रहा हूं तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं। अगर आप इसको कार्य सरकार में मुदाखलत कहते हैं तो मैं फिर करता रहूंगा। कौन से ऐसे गंदे करतूत हैं जिनकी आप बार बार अपनी वीडियोस में अक्सर आप ऐसा कहते रहते हैं? मेरे पास हमेशा कोर्ट ऑर्डर होता है, कोई ना कोई इलीगल डिटेंशन में बंदा पकड़ा होता है, इन्होंने किसी ना किसी बंदे के साथ ज्यादती हो रही होती है, उसके ऊपर हमेशा कार्रवाइयां होती हैं। खैर, अब मामला यह है कि आपने कहा कि आप अच्छे लोगों की क्यों नहीं तारीफ करते। वजह यह है कि अच्छा बंदा अपनी वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता सर रहन दो, ताड़ी मेहरबानी, मैं अल्लाह ले कितना ना वीडियो बनाओ। अच्छा बंदा ऐसा है, और जो गंदा बंदा है, वीडियो बनवाने के लिए तो गंदा बंदा भी तैयार नहीं होता, लेकिन उनकी आप बना लेते हैं। उनकी तो फिर डंके की चोट पे बनानी है ना हमने।
ताकि उनको पता लगे कि हम डिजिटल दहशतगर्द हैं। अच्छे बंदे के भी बनाए फिर। अच्छा बंदा बनाने के लिए तैयार नहीं होता। अब अच्छे बंदे कैसे हैं, जैसे डीपीओ मंडी बहाउद्दीन हैं, अहमद महिउद्दीन, खुली कचहरी लगाते हैं और पब्लिक को बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। और वो मेरा रहीम यार खान भी रह के आए हैं। रहीम यार खान जहां जहां जाते हैं अवाम पप्पी लेती है उनकी, और वो डिजर्व करते हैं। उसकी वजह यह है कि नेक बंदा नजर आ जाता है, ये नेक है। उनकी कई उनकी बातें हैं जिससे कानूनी तौर पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं इखलाकी तौर पर कभी इख्तलाफ नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि आज से कुछ अरसा कबल उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना तक रिकवरी नहीं होती उन्होंने थाने च रखो। अब कानूनी तौर पर इख्तलाफ यह है कि 24 घंटों के अंदर आपने कोर्ट में पेश करना है, लेकिन इखलाकी तौर पर इख्तलाफ इसलिए नहीं कि उनकी नीयत साफ है, राइट। तो अच्छे बंदे की हमने हमेशा तारीफ करनी है। नाज़रीन देखें कि अब्दुल मतीन साहब हैं और पुलिस के अच्छे ऑफिसर्स की तारीफ कर रहे हैं और दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुझे इख्तलाफ पुलिस से नहीं है, पुलिस के डिपार्टमेंट से नहीं है। इसके अंदर जो लोग अपने प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते, जो अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल नहीं रखते और उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते, मेरा इख्तलाफ उनके साथ है और उनके खिलाफ मैं अपना अलम बुलंद रखूंगा। जी मतीन साहब, टिकटॉक पे हम देखते हैं कि एक नौजवान बच्चों में भी मकबूल है और वो माओ बहनों की भी मोहब्बत समेट रहा है। उसके ऊपर जहाँ पर वो अपनी कानून की किताबें उठाकर जा रहा है, अदालतों में जा रहा है, तो लोग दीवानावार उसकी तरफ लपकते हैं। सड़क पर कोई बंदा परेशान है तो वो भी उसकी तरफ देखता है और वो जहाँ जहाँ जाता है लोगों की मोहब्बतों के साथ अपने दामन को भरता जाता है। आपने इतनी सी नन्ही सी उम्र है, आप हमारे हाथों में जवान हुए हैं, इतनी उम्र के अंदर आपने इतना अच्छा मुकाम मर्तबा कैसे हासिल कर लिया जो बहुत कम वकला को बड़े अरसे बाद हासिल होता है? तो ये आपने शॉर्टकट कैसे खेला और इसके अंदर कौन सा गुर था, कौन सा मंत्र था जो आपने फूंका और आप की जो स्पीड है वो समझ लें कि आपने जो सफ़र गाड़ी पे तय करना था आप F-16 पे बैठ कर तय करते जा रहे हो। आपको सलामत रखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल, पहले कभी ये किसी ने पूछा ना, और आपने एक नन्ही सी उम्र कहा तो शायद कई लोग यहाँ पर मुस्कराएं। उनको शायद ये इल्म नहीं है कि हम आपसे तालीम हासिल करते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मामला सर ये है कि मेरी उम्र तो फिर कुछ ज़्यादा होगी। मोहम्मद बिन कासम जो कि 17 साल की उम्र के अंदर एक लश्कर लेकर निकला, उस उम्र में उसको अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी कि आज इतने अरसे बाद भी हम 1200-1300 साल बाद भी हम उसकी इज्जत करते हैं। मामला ये है कि अल्लाह कहता है कि जब तुम मेरे रास्ते में चलोगे तो फिर इज्जत देना मेरा काम है। वकालत एक ऐसा शोबा है, बल्कि वकील एक ऐसा नाम है जिसको अल्लाह ने अपने सफाती नाम में से एक नाम रखा, अल वकीलू, शहादत देने वाला। तो जितना बड़ा ये नाम है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को लेकर जब हम चले हैं, यानी आपके पूरे सवाल का जवाब ये है कि आज से पहले वकला क्या करते थे कि केस बनता था तो वो कहते थे ठीक है जी आपका केस आ गया, आपको हम इस केस में से छुड़वा देते हैं। मेरा तरीका वारदात ये रहा कि जिसने पहले केस किया पहले तो उसको पकड़ो ना कि उसने किन सर्कमस्टांसेस में किस बुनियाद के ऊपर केस कर दिया। अब केस करने में पहले प्राइवेट पार्टीज थी, मेरा जो प्राइम फोकस था वो पुलिस थी। पुलिस क्योंकि बदमाश बनी हुई है, उस बदमाशी का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा लाई अमल करने की जरूरत थी कि उनकी बदमाशी को कंट्रोल किया जा सके। बस उस सिलसिले को लेकर चले, फिर लोगों ने इज्जत दी। जालिम के खिलाफ कलमा हक कहना भी जहाद है, तो हमने अपनी नेक नियति से उस सफर को जारी किया। यही वजह है कि जहां कहीं भी जाते हैं लोग इज्जत देते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक लोग इज्जत देते हैं। कहने को तो ये आसान हुआ पर इश्क वबाले जान हुआ, जब बिखरा लाखों टुकड़ों में मैं तब पूरा इंसान हुआ। तो ये एक उम्र चाहे कलील है लेकिन इसके पीछे एक सफ़र लंबा है। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस की हैं जो मैं चाहता हूं कि बाकी लोग फेस ना करें। वक्त से पहले हालात से लड़ा हूं मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं मैं। नौजवान वकला बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त वकालत के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। उसके पीछे बेशुमार फैक्टर्स हो सकते हैं, शायद एक पावर भी है, फिर इसमें कुछ थोड़ी सी लाइबिलिटी ऑफ बहुत सी चीज़ों की आज़ादी है, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और बहुत कुछ है। इंसान शायद पावरफुल प्रोफेशन अब ये इस वक्त जो है वो वकालत समझा जाता है। फैक्टर कुछ भी हों लेकिन उनके
प्रोफेशन को अडॉप्ट करते वक्त आप उनको कुछ एडवाइसेस बीइंग अ सीनियर अगर कुछ कर दें तो चले उन बेशुमार वकला का जो कि अभी या तो वकालत की तालीम हासिल कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपना प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया है या फिर वो अपनी बिगिनिंग करियर में है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ 3 मशवरे दूंगा। वैसे तो मैं खुद भी नौजवान वकील हूं, मुझे आपने सीनियर का दर्जा दे दिया, खुशी हुई जानकर के मैं सीनियर हूं, लेकिन 3 मशवरे ये हैं कि पहले नंबर पे तो आपने इस प्रोफेशन के अंदर आना है तो आपका जो दिल गुर्दा है आपके मुंह से बड़ा होना चाहिए। बहादुरी बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इसमें नेक नियति से काम करना है तो बड़े लोग आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। उस प्रेशर का मुकाबला करने के लिए आपको हमेशा मजबूत रहना है और डंके की चोट पे मुकाबला करना है। दूसरे नंबर पे ईमानदारी। ईमानदारी ये है कि अगर आपके ज़हन में हमेशा ये होगा कि मैंने क्लाइंट को किस तरीके से टोका लगाना है, किस तरह मैंने फीस निकलवानी है, तो आप एक कामयाब वकील नहीं बन सकते। कामयाब वकील आप तब बनेंगे कि जब आपने कमिटमेंट कर ली फीस की, वो बाद का मामला। पहला मामला ये है कि जो मसला लेके आए उस मसले का हल आपके पास है, और अगर है तो वो फौरी आपने हल निकालना है, और अगर आपके पास हल नहीं है तो आपने उसका हल तलाश करके हल निकालना है। कमिटमेंट अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर क्रेडिबिलिटी बनेगी। तीसरे नंबर पे मेहनत। वकालत सोतन बर्दाश्त नहीं करती। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक तरफ बिजनेस भी कर रहे हैं, आप एक तरफ आप वकील भी हैं, तीसरी तरफ आपने कोई कंसल्टेंसी भी शुरू की हुई है, चौथे नंबर पे आप पार्ट टाइम प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। फिर आप कामयाब वकील नहीं बन सकते। बिजनेसमैन जरूर बन सकते हैं। वकालत में कामयाबी तब मिलनी है जब सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ वकालत। अच्छा, बेशुमार वकला ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने अपनी LLB की डिग्री तो हासिल की होती है लेकिन वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं होते और वो वकालत को जस्ट अपनी डिग्री के हसूल के बाद ब्रीफ केस में रख देते हैं। उस डिग्री को सिर्फ और सिर्फ अपने नेम के साथ एडवोकेट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऐसे ट्रेंड की क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि लोग वकालत की डिग्री हासिल करके प्रैक्टिस की तरफ क्यों बहुत कम आते हैं? वैसे तो मेरा मानना है कि हर बंदे को वकालत करनी चाहिए। यानी पाकिस्तान की अगर 22 करोड़ आबादी है तो 22 करोड़ की 22 करोड़ आबादी को कानून का पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग चाहे प्रैक्टिस में ना आए, वो वकालत की डिग्री जरूर हासिल करते हैं, क्योंकि 5 साल या 3 साल जब आप कानून को पढ़ते हैं तो बड़ी चीजें आपका दिमाग जो माइंड होता है वो वाश हो जाता है। रहेगी बात प्रैक्टिस ना करने की, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वकालत को चलाना कोई आसान काम नहीं है। वही मैंने बताया कि बहादुरी इसमें इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि दिल गुर्दा आपका मुंह से बड़ा। ईमानदारी इतनी होनी चाहिए कि नेक नियति से आप काम करें। मेहनत इतनी होनी चाहिए कि इसमें कोई सौतन बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये अब 3 चीजें हर बंदे की कैपेसिटी में नहीं फॉलो करती। यही वजह है कि बहुत से लोग डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आते। खैर, जो इन 3 चीजों को लेकर चलते हैं अल्लाह उनको कामयाबी देता भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह पाक ने ना सिर्फ कामयाबी दी बल्कि बड़ी इज्जत दी। इस पर जेल की सलाखों के पीछे आप रहे, ईद भी आपकी जेल में ही गुजरी और हवालात में थे आप उस दिन, ईद का दिन था। और मैंने आपकी वीडियो देखी, आप पुलिस की वैन में थे और पुलिस की जालियों के पीछे से आपका चेहरा नज़र आ रहा था और चट्टान की तरह हौसला आपका बुलंद था। जाहिर है कि आपका एक मौक़िफ़ था, पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ था। आप अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे, पुलिस वाले अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। फिर उसमें जीत तो डेफिनेटली उसी की होनी थी जिसका मौक़िफ़ मजबूत होना था। लेकिन अपने मौक़िफ़ पर इस हद तक मजबूती से डट जाने के पीछे, और आप उसके अंदर, आपकी आंखों के अंदर मुझे वो आपकी पुख्तगी नज़र आ रही थी जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। क्या वजह है ऐसी कि आपको, क्या सच्चाई थी, क्या बेबाकपन था, क्या था ऐसा, कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स थी आपके अंदर उस दिन, और आप बेबाक होकर, नडर होकर, जैसे आप बिल्कुल किसी भी सिस्टम के बागी लगे मुझे आप उस दिन? क्या वजह थी? सबसे पहले तो उस पूरी गिरफ्तारी के अंदर मैं समझता हूं कि पंजाब पुलिस बड़ी नाअहल है। मुझे अपनी गिरफ्तारी से 1 घंटा पहले पता लग गया था मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है।
मुझे मेरे मोहल्लेदार कॉल करके बता रहे मतीन भाई पुलिस वाले ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਤੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਦੂਜਾ ਡਾਲਾ ਤੀਜਾ ਡਾਲਾ ਚੌਥਾ डाला। इतनी नायल पुलिस कि जिस बंदे की लोकेशन गूगल पर अवेलेबल है, जो बंदा डंके की चोट के ऊपर अपना दफ्तर खोल के बैठता है, आपको ढूंढने के लिए आपको मोहल्ले से पूछना पड़े कि मियां अब्दुल मतीन का दफ्तर कहां पर है, और आप खबर उस तक पहुंच जाए, आपसे पहले पहुंचने से पहले पहुंच जाए। खैर जो भी हुआ, मामला यह है कि जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, जिस तरह मुझे लेकर गए कि जैसे कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी मैंने कर दी है, मारते हुए डंडे सोटे पूरे, जिस तरह मेरी बारात नहीं निकलती, 30-35 लोंडे लपारे इन्होंने वहां पर बैठाए हुए थे। वहां पर ये क्या किया इन्होंने, जैसे ही मुझे इन्होंने अपनी उस डाले से बाहर निकाला तो 30-35 वो जो पंजाब पुलिस के बदमाश थे उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अब रमजान का दिन था, वो 26वां रोजा था और आगे फिर वो 27वीं की रात भी थी। हुआ ये कि इस पूरे मामले के अंदर मैंने उस दिन रोजा भी रखा था, मेरा रिमांड पेश हुआ और मुझे पता था ये फिजिकल रिमांड दोबारा ले लेंगे, क्योंकि एक वकील को पकड़ना और इस तरह पकड़ना और फिर उस वकील को दहशतगर्दी अदालत में पेश करना, मुझे पता था कि इसके पीछे एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, मुझे पता था कि इसके पीछे सिर्फ पुलिस नहीं है, फिर जजेस भी अंडर प्रेशर थे, वरना तो वो पर्चा कुछ ऐसा पर्चा था कि वो सेम डे पर वो डिस्चार्ज हो जाता। जैसा पर्चा था ना कि मियां अब्दुल मतीन ने थाने में आकर वीडियो बनाई है, इसका ये अमल काबिल मुआखजा है, इसके अंदर दहशतगर्दी कहां से आ गई? इस पूरे मामले के अंदर हो सकता है ये डिजिटल दहशतगर्दी हो। हाँ, ये हम थोड़ी देर में साबित करेंगे ना डिजिटल दहशतगर्दों को। अब मामला ये है कि मैं अगर उस दिन ना बोलता तो इन्होंने कहना था जी सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, ऐसे बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। उस पुलिस वैन के अंदर रहते हुए मेरा बोलना इसलिए जरूरी था कि इन्होंने मैं दस सका मियां अब्दुल मतीन को तुसी चुप नहीं करा सकते। अब कई लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि अब्दुल मतीन भाई आप अब थानों में नहीं जाते। देखिए, पहले नंबर पे तो पंजाब पुलिस के साथ जो मेरा रवैया पहले रहा वो भी ठीक था, अब भी ठीक है, लेकिन पंजाब पुलिस का बाहर जवान सलूट करके गुजरता, उसको पता है कि ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिसके ऊपर हमने पूरी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन ये चुप नहीं हुआ, ये बाज नहीं आया। दूसरे नंबर पे हम मुखालफ का तब डटकर मुकाबला करते हैं जब कम से कम अपने साथ नहीं तो खिलाफ ना हो। अपनों में मीर जाफर बैठे हो, मीर सादक बैठे हो ना, तो फिर मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। मुझे यह पता लगा कि ना सिर्फ एजेंसियां खिलाफ हैं, ना सिर्फ पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाइयां कर रही है, बल्कि जजेस अंडर प्रेशर हैं, इनका तो मैं मुकाबला कर लेता। मेरे हमरवा थे मेरे साथी वकला, मेरे हमरवा थे मेरी बार। मेरी वीडियोस के ऊपर पंजाब बार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर आइंदा आपने वीडियो बनाई तो हम आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, वकालत का लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। अब मामला ये है, मैं एक वकील हूं और मैं वकील इसलिए हूं, मेरे पास लाइसेंस है और लाइसेंस मुझे बार ने दिया। अगर बार मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर देती है फिर तो मैं वकील ही नहीं रहा, तो मैं जो थोड़ी बहुत हकूक की जंग लड़ रहा हूं तो शायद वो भी नहीं लड़ पाऊंगा। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला कि सबसे पहले तो अपनों को ठीक करें ना पहले। यही वजह है कि मैं पिछले कुछ अरसे से अपनी एक टीम बना रहा हूं, वकला की टीम, और उन वकला की टीम से इंशाल्लाह एक ऐसी बार बनेगी जो कभी अगर अपने साथी का मुकाबला अपने साथी के साथ मिलकर जालिम का मुकाबला नहीं ना कर सकते तो कम से कम अपने साथी को थ्रेट नहीं करेंगे। इलेक्शन लड़ने का इरादा है आपका? मेरा इरादा नहीं है। आई विल बी किंग मेकर इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अरसे के अंदर एक ऐसी जबरदस्त टीम हो जो ऐसी जबरदस्त बार बनाए कि जो बार अपने वकला के साथ मिलकर चले हकूक की जंग में। तो यही वजह है कि मेरा थानों के अंदर जाकर वीडियो बनाने में जो एक वक्फ आया है उसकी वजह है कि मेरे बड़े खिलाफ हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ये पाबंदियां भी खत्म होंगी, लेकिन कानूनी कार्रवाइयां नहीं रुकी। अभी मेरी एक रिट आ रही है, इंशाल्लाह आईजी पंजाब साहब शायद ये सुन रहे हो, अब्दुल मतीन बनाम आईजी पंजाब, एक बड़ी जबरदस्त रिट होने जा रही है। उसमें देखेंगे, उसमें हम पूछेंगे आपसे कि किस तरह अब्दुल मतीन को एक ऐसे पर्चे में गिरफ्तार किया जिसका ऑफेंस नॉन कग्निजेबल था, यानी गिरफ्तार करने के लिए वारंट चाहिए था, उनके पास वारंट नहीं था।
मुझे उस पर्चे के अंदर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले पर्चे के अंदर 2 और मुलजमान थे पुलिस वाले, उन्होंने आज तक अपनी जमानतें नहीं करवाई। यानी एक मुलजम को 30 दिन जेल में रहना पड़ा उस पर्चे में, दूसरे 2 मुलजमान ने आज तक जमानतें नहीं करवाई, उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ मेरे पर्चे के अंदर। फिर मेरे पर्चे के ऊपर मेरे ऊपर 780 लगा दी, अंडर विच अथॉरिटी। क्या किया? बंदा मारा मैंने, कोई गोली मार दी किसी को, कोई मैंने तितर बितर कर दिए बंदे? नहीं। मेरी दहशतगर्दी ये थी कि मैं सच बोलता था और मैं कानूनी कार्रवाइयां करता था, और सच बोलता नहीं था, सच बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। मामला यह है कि उस रिट के अंदर हम बहुत सी ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह एफआईए की अथॉरिटी जो बनती थी एजेंसी के तौर पर पीक एक्ट के अंदर, उसका पुलिस ने इस्तेमाल किया, किस तरह मेरे बेजा फिजिकल रिमांड्स हुए, मुझे जुडिशियल कर दिया गया, मेरी बेलें डिसमिस हुई अंडर प्रेशर, और मेरी पूरी अरेस्ट से लेकर जो मुझे फिजिकल टॉर्चर किया गया उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022, उस एक्ट का पूरा डंके की चोट के ऊपर मैं इस्तेमाल करूंगा। और मैं आईजी पंजाब साहब को उस कटहरे में खड़ा करूंगा कि जिनकी इमा के ऊपर ये सारा काम हुआ, क्योंकि जितनी बड़ी ये कार्रवाई थी 6 थानों ने मेरे ऊपर पर्चे दिए। थाना सांदा, थाना शादरा, जाते जाते शादरे में पर्चा दे दिया कि जब हम इसको पकड़ने गए तो इसने मजामत की और पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं। सर क्या फाड़ा है मुझे बताएं? कुछ नजर आया? कुछ भी नजर नहीं है। खैर, अब मामला ये है, पीछे हाफिज साहब मुस्कुरा रहे हैं मामला ये है कि जो कुछ भी हुआ वो थाना टिब्बी सिटी में पर्चा, लोअर माल में पर्चा, 6-7 पर्चे मेरे ऊपर दिए, वो सब की जस्टिफिकेशन मुझे चाहिए और मैं इंशाल्लाह जरूर लूंगा। अच्छा, विंस्टन चर्चिल जो कि 2 टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं यूके के, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बड़ा तारीखी फिक्रा कहा था। जब उनको यह पता चला कि हिटलर पेशकदमी कर रहा है और बहुत चांस है कि शायद यूके और उसके जो हामी हैं वो ये जंग हार जाएं, तो उसने अपने हामियों से पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ डिलीवर कर रही हैं। तो उसको बताया गया हाँ जी हमारी अदालतें इंसाफ डिलीवर कर रही हैं। तो चर्चिल ने कहा बेफिक्र हो जाओ, हम ये जंग नहीं हार सकते क्योंकि हमारे लोग हमारे साथ खड़े होंगे और हिटलर हमारे लोगों पर गलबा नहीं पा सकता होगा। और ऐसा ही हुआ। आज तकरीबन कोई 80 साल के बाद हम पाकिस्तान को शायद उसी सिचुएशन में देख रहे हैं। हमारी अदालतें एक तरफ हैं, हमारे लोग एक तरफ हैं, इनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। लोगों का इंसाफ के सिस्टम से एतमाद बहुत बुरी तरह शेक हो रहा है। उसकी क्या वजह है? पिछले 70 साल पाकिस्तान की तारीख के अंदर तो हमने अदलिया को आजाद ना देखा। विंस्टन चर्चिल ने तो शायद ये 1939 में बात की हो जब वर्ल्ड वार 2 हुई और 1944-45 के अंदर जब वो ख़त्म हुई। लेकिन इससे बड़ी बात आज से बहुत अरसा पहले, सदियों पहले हमारे सहाबी रसूल हज़रत उमर ने फरमाया कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। यही वजह है कि जहां पर पूरी कौमें तरक्की कर रही हैं, पूरी दुनिया की कौमें तरक्की कर रही हैं, तरक्की याफ्ता हैं, पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है वो 136वें नंबर पे है। सवाल ये है कि लोग यहां से माइग्रेट कर रहे हैं, उसकी क्या वजह? उसकी वजह सिर्फ अदालती नाइंसाफ़ी नहीं है, उसकी वजह हुकूमतों के अंदर बेजा अदारों की मुदाखलत है। किसी भी मुल्क के अंदर जब तक पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत नहीं होता, सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होता, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क चलाते तो अदारे हैं, यानी अदारे मिलकर मुल्क को चलाते हैं, लेकिन अदारों को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे एक फौजी जर्नैल के दौर में 7-7 वजीर आजम बदले हैं। नेहरू कहता था मैं उन्हें तोतिया नहीं बदलता जिन्ना पाकिस्तान वजीर आजम बदलता है। कितनी बदकिस्मती है हमारी। और 2-3 साल बाद वजीर आजम बदल जाता है। आज 77 सालों बाद एक भी वजीर आजम नहीं है जिसने अपना पूरा टेन्योर किया हो। वजह सियासी अमल के अंदर अदारों की मदाखलत। 1956 के कानून को तोड़ने से लेकर 1962 के कानून को तोड़ने तक और 1973 के कानून में बेजा अमेंडमेंट्स के अंदर अदारों ने अपनी मतलकुल अनानियत को जाहिर किया। और अदारों ने नहीं, अदारों के मखसूस जर्नैलों ने, मखसूस लोगों ने
मुल्की सियासी निज़ाम को तबाह करने में पूरी पेशरफ्त रखी। 70 सालों में तकरीबन 30-35 साल तो मार्शल लॉ लगा रहा और बाकी साल यही डर लगा रहा कि कभी भी मार्शल लॉ लग जाना है। अभी जस्टिस अतर मिनुल्लाह की एक वीडियो वायरल होती है कल, वो यूएसए में खड़े हैं तो वो कह रहे थे कि मैं टीवी देख रहा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मार्शल लॉ ही ना लग जाए। अलमिया ये है कि अवाम चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम से मुतासर हो चुकी है, पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, दुनिया हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रही, चाइना का हमारे साथ सी पैक का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ईरान का हमारे साथ सुई गैस पाइपलाइन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और उसके साथ लड़ने के लिए हमने एक बहुत बड़ा बजट तैयार किया हुआ है, लड़ाई भी नहीं कर रहे और बजट भी तैयार है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हम। इस पूरे अनस्टेबल माहौल के अंदर नौजवान नस्ल यही सोचती है कि शायद बाहर चले जाएं तो स्टेबल हो जाएंगे। पाकिस्तानी नौजवानों को मेरा पैगाम कि अगर आप ईमानदारी नेक नियति से काम करेंगे तो आपको पाकिस्तान में अल्लाह रिस्क भी देगा, इज्जत भी देगा। और अगर आप सिर्फ इस डर से कि हमारा मुल्क अनस्टेबल है और हमने बाहर भाग जाना है तो आप अपने मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा ही एक पैगाम पुलिस का नाम भी दे दें, सिंगल लाइन। पुलिस तो शहजादी है हमारी, उसकी वजह यह है कि बड़ा क्राइम कंट्रोल करने में मदद भी पुलिस ही देती है। पुलिस को खत्म तो नहीं हम कर सकते, लेकिन उन गंदे कीड़ों का खात्मा तो बहुत जरूरी है ना, जो पुलिस के निजाम को खराब कर रहे हैं, पुलिस के नाम को खराब कर रहे हैं। मेरा पैगाम यह है कि बराए मेहरबानी सिर्फ अपने ज़हन में एक चीज बैठा लें कि यह दुनिया अर्जी है, अल्लाह को आपने जवाब दे होना, अब्दुल मतीन को नहीं, अल्लाह को जवाब दे होने। आप अब्दुल मतीन को चुप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, लेकिन रोजे महशर ये जो करामन कातबीन है ना, ये चुप नहीं होने। इनको जब बोलेंगे ना कि या अल्लाह एक मासूम बंदा सी जिंदे उत्ते है फलाने बंदे ने ना 40 डकैती दे झूठे परचे पाए सी, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਚਰਸ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਨੀ ਪਾर्टी को पैसे फड़े सी। आपने अल्लाह को जवाब दे होना है। बराए मेहरबानी अपनी वर्दी की कदर करना शुरू कर दें। अगर पाकिस्तानी कौम के टैक्स के ऊपर आप पल रहे हैं और आप पाकिस्तानी कौम को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए आप मुख्तस किए गए हैं तो सिक्योरिटी फराहम करें, लोग आपसे डरे ना। भाई वकीलों ने अपनी इज्जत बनाई है। इस पूरे 2 साल 3 साल के फस्तायत के निज़ाम के अंदर वकला ने अपनी इज्जत बनाई है, उस काले कोट की इज्जत बहाल की है। हम जहां से गुजरते हैं लोग इज्जत देते हैं, जबकि सिक्योरिटी फराहम करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। अगर लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे तो इसका मतलब है अभिजीत के गड़बड़ है, और इससे पहले कि दया दरवाजा तोड़ दे अब बाज आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया अब्दुल मतीन साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल मतीन साहब, एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब, और इन्होंने आज के इस प्रोग्राम में रोशनी डाली कि पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी कमज़ोरियां हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर हुकूमत वक्त को काम करने की ज़रूरत है। आला अदलिया को और आला अदलिया के जजेस को सोचने की ज़रूरत है कि हम इस सिस्टम को कैसे बेहतर करें। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस के जिन अफसरान की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है उनको अप्रिशिएट भी किया और बताया कि मेरी पुलिस के साथ किसी किस्म की कोई जंग नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के सिस्टम को बदनाम करने वाले जो लोग हैं मैं उनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किए हुए हूँ। वकला की इज्जत को कह रहे हैं कि हमने इन 2 सालों के अंदर बहुत अच्छे अंदाज में बहाल करवाया है, काले कोट की इज़्ज़त को बहाल करवाया है, और पाकिस्तान के नौजवानों को इन्होंने नसीहत की, वकला को नसीहत की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। शाद रहें, आबाद रहें। इंजीनियर फ़हीम अरशद को आप इजाज़त दें। चैनल 121 से इंजीनियर फ़हीम अरशद का सलाम। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर आपके साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।